हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 में इतिहास में पाठ 10 पुष्यभूति वंश, जिसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल से लगभग 100 वर्ष के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, जो कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी राजधानी जो थी वह थानेश्वर, जो कि वर्तमान में अंबाला जिले में है। इस वंश का प्रथम राजा जो था वह कौन था? प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से बाहर खदेड़ दिया था। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा पुत्री जो थी उसका नाम क्या था? राज्यश्री थी। हर्षवर्धन जो है, अब हम इनके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में, मतलब बहुत कम वर्ष की में ही उन्होंने गद्दी पर बैठा। और कब बैठे थे? 606 ईस्वी में। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन जो थे वह स्वयं ही बहुत बड़े विद्वान थे और वह विद्वानों के आश्रयदाता भी माने जाते थे। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से थे वो नाटक? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखा। चीनी यात्री स्वेन तसांग उनके शासनकाल में आए और ह्वेनसांग जो थे 15 वर्षों तक भारत में रहे। इनकी पिक्चर भी यहाँ पे बुक में दर्शाई गई है। अब हम वर्धन काल स्वेन तसांग की नज़र से देखेंगे कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वह कैसा था। हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक था। उन्होंने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की, उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपनी पूरी जो संपूर्ण साम्राज्य था वह उसकी व्यवस्था के लिए भुक्तियों, जो कि प्रांतों, विषयों, जिलों और ग्रामों में विभाजित किया। उनके शासन में अपराध कम होते थे और अपराध कम करने वाले को जो अपराध जो करते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्मसभा बुलाई। वह बहुत दानी भी थे और वह हर 5 साल में प्रयाग के मेले में दान करते थे। आइए उसके दान के बारे में हम पढ़ें। यह जो पिक्चर दर्शाई है, इसमें एक कहानी है जिसमें कि जब हर्ष वहाँ पर इलाहाबाद में जब वहाँ गए दान करने, तो वहाँ उन्होंने सभी धर्मों के विद्वानों, पुरोहितों, किसानों और वहाँ पे ह्वेनसांग भी था, उनको भी दान देने के लिए आमंत्रित किया। तो ह्वेनसांग ने देखा कि हर्ष ने गरीबों को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने जब दान पूरा दे दिया, तब उनके पास एक पुरोहित बचा, जो कि जिसको अभी तक कुछ भी उन्होंने नहीं दिया था। तभी उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और उन्होंने अपने पास जो भी उन्होंने अपने कपड़े पहने थे उन्हें वो दान कर दिए। इस तरह से ह्वेनसांग जो थे उन्होंने बताया कि उन्होंने कई राजा देखे, लेकिन हर्ष जैसा राजा नहीं। उन्होंने कहा कि कई देश देखे उन्होंने, लेकिन भारत जैसा देश नहीं देखा, और भारत वास्तव में महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों की वजह से है। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध जो हमने विश्वविद्यालय जानते हैं, जो कि बिहार राज्य में है, वह उस समय कहाँ था? इन्हीं के हर्ष के राज्य में था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तकनीकी, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक सद्भाव था, लोगों के विचारों में मतभेद नहीं था। स्वेन तसांग जो थे यहाँ शिक्षा ग्रहण किए और शिक्षण का भी कार्य किया, मतलब पढ़े भी थे और पढ़ाने का भी काम किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई।
उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद केंद्र शासन सत्ता छिन्न भिन्न हो गई और उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई। यहाँ पर एक चित्र में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी दर्शाया गया है। चलिए, अब हमने आज पाठ 10 की जो पुष्यभूति वंश है, जिसका दूसरा नाम और क्या है, वर्धन वंश, इसके बारे में भी पढ़ लिया है और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी डिस्कस कर लिया है कि जो उनकी राजधानी जो थी पहले थानेश्वर में थी और उसके बाद फिर वह कहाँ पे शिफ्ट हो गई, कन्नौज में शिफ्ट हो गई थी। और उनका जो प्रथम राजा था वह कौन था, प्रभाकर वर्धन। यहाँ पे प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के जो 2 पुत्र कौन कौन से थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और पुत्री थी राजश्री। तो इस तरह से हमने देखा कि हर्षवर्धन जो थे वह एक बहुत बड़े विद्वान भी थे और उन्होंने 3 नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी। और बाणभट्ट ने कौन सी रचना की थी, क्या लिखा था उन्होंने, हर्षचरित लिखा था। चलिए, और हम देखेंगे कि इसके आगे की वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम आगे वीडियो को एंड कर